आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इससे पहले हमने संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा था। इस चैप्टर में आपके दो इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं जो आप पढ़ेंगे, एक है संयोजकता बंध सिद्धांत और एक है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। तो संयोजकता बंध सिद्धांत ये कहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में सहसंयोजक आबंध होता है, जबकि क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत ये कहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक आबंध होता है। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है वो दिया था किसने? बैथे ने दिया था। और इस सिद्धांत की कुछ अवधारणाएं हैं जो मेटल और लिगेंड है इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। इसका मतलब है कि ये सिद्धांत कहता है कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक आबंध पाया जाता है। कौन सा आबंध होता है? आयनिक आबंध। ये आयनिक आबंध मेटल पर धनावेश, मेटल पर क्या होता है? धन आवेश एवं लिगेंड पर ऋण आवेश के कारण होता है। आप देखिए लिगेंड जो होता है वो मेटल को क्या करता है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान में देता है। तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो हम उसको क्या मानते हैं जनरली? क्लोराइड, फ्लोराइड, ये नाइट्रेट, कार्बोनेट, ये सब लिगेंड क्या है? ऋण आवेशित है। तो ये जो आयनिक आबंध बनता है मेटल और लिगेंड के बीच में, ये मेटल पर धनावेश और लिगेंड पर ऋण आवेश के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर सपोज लिगेंड जो है वो उदासीन है तो भी मेटल और लिगेंड जो है उनके बीच में यहाँ पर लिगेंड क्या करेगा? द्विध्रुव की तरह बिहेव करेगा। अगर लिगेंड उदासीन है तो लिगेंड किसकी तरह बिहेव करेगा? द्विध्रुव की तरह बिहेव करेगा। और मेटल और लिगेंड के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो आयन द्विध्रुव आकर्षण बल होगा। आयन द्विध्रुव आकर्षण बल होगा। इसका मतलब है कि मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। तो अगर मेटल धनावेशित और लिगेंड ऋणावेशित है तो इनके बीच में जो आकर्षण बल होता है वो आयन आयन अट्रैक्शन फोर्स यानी कि आकर्षण बल होता है। यहाँ पर नेक्स्ट बात ये समझनी है कि मेटल जो है वो उसके चारों ओर, अगर आप बात करें धातु आयन की या धातु परमाणु की, क्योंकि या तो धातु उदासीन होता है या धातु पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है इस प्रकार के संकुल में। तो यदि धातु आयन जो परमाणु की बात करें, यानी कि जब तक इसने लिगेंड के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है तो हम इसको विलगित धातु आयन या परमाणु कहते हैं। तो ये जो विलगित धातु आयन या परमाणु है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर जो 5 डी कक्षक होते हैं, 5 जो डी कक्षक हैं इसके अंदर, वो इन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? समान होती है। पांचों डी कक्षक की ऊर्जा समान होती है और ऐसे डी कक्षक क्या कहलाते हैं? समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। आपको क्या याद रखना है कि विलगित धातु आयन या परमाणु में जो 5 डी कक्षक होते हैं उन पांचों डी कक्षकों की ऊर्जा समान होती है। ये कक्षक समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। इंग्लिश में कहेंगे इसको डीजनरेट ऑर्बिटल्स। यहाँ पर देखिए जब तक लिगेंड के साथ इंटरेक्शन नहीं किया है मेटल ने, तब तक क्या होगा? ये 5 डी कक्षक जो होंगे ये सेम एनर्जी लेवल पर होंगे। इन सब की ऊर्जा क्या होगी? समान होगी। लेकिन जैसे ही लिगेंड जो है वो मेटल से इंटरेक्शन करने लगता है, ये लिगेंड जैसे ही अप्रोच करता है किसको? मेटल को, तो यहाँ पर क्या होता है? मेटल के अंदर जो डी कक्षक हैं इनके इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इनके जिन कक्षकों में होंगे उन कक्षकों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि आपको पता है समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो मेटल के डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं उनके बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा और उस प्रतिकर्षण के कारण इन डी कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है? बढ़ जाती है। इन डी कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है? स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है। किसके कारण? कब इंक्रीज होती है?
जब लिगेंड जो है वो मेटल से अप्रोच करता है, तब इन डी कक्षकों की ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर देखो, आपने 11th में इन डी कक्षकों की आकृतियां देखी है। मैं आपको यहाँ वापस समझाती हूँ कि कैसी आकृति होती है डी कक्षकों की। आपको पता है ये जो 5D कक्षक हैं, इन पांचों की आकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो यहाँ देखिए, आपने पढ़ा था डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी एक्स जेड होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये डी कक्षक जो होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। अब आप यहाँ देखिए, इनकी मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, आपको भी आनी चाहिए ये स्ट्रक्चर। सपोज हमने मान लिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है, जेड एक्सिस है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं डी एक्स वाई बना रही हूँ, मतलब आपको एक्स और वाई के बीच में फर्स्ट लोब बनानी है। आपको ये तो पता ही होगा कि डी कक्षक जो होते हैं वो डबल डंबलाकार होते हैं। तो यहाँ पर एक डंबल मैंने कहाँ बनाया, एक्स और वाई के मिड में, और दूसरा उसके कहाँ बनाना है, आपको अपोजिट बनाना है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गई डी एक्स वाई की। अब आप यहाँ देखिए, डी वाई जेड बनाना है आपको। तो पहला जो आप डंबल बनाएंगे वो y और z के बीच में बनाएंगे और उसके अपोजिट आप दूसरा डंबल बना देंगे। तो ये स्ट्रक्चर होगी डी वाई जेड की। अगर हम बात करें डी एक्स जेड की, तो यहाँ x और ये क्या है, z है। सपोज ये लाइन इस तरह से है, आपको पता ही है, अगर ये x एक्सिस है, z एक्सिस है, तो y एक्सिस कैसे होगी, इस तरह से होगी। तो सपोज मैं इसको अभी शो नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ देखिए एक्स जेड के बीच में आपको पहली लोब बनानी है और दूसरी लोब उसके क्या बनानी है, अपोजिट बनानी है। तो इस तरह से ये हो गई डी एक्स जेड की शेप। अब यहाँ देखिए, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बनाना है अगर आपको, तो आप पहला यहाँ पर देखिए डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की ये खासियत है कि ये दोनों जो होते हैं ये एक्सिस के ऊपर होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, एक्सिस के ऊपर होती है। तो यहाँ आपको डंबल कहाँ मिलेंगे, एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स स्क्वायर का मतलब आपको पहला डंबल एक्स एक्सिस पे बनाना है, वाई स्क्वायर का मतलब आपको दूसरा डंबल वाई एक्सिस पर बनाना है। यहाँ पर जेड स्क्वायर की शेप थोड़ी डिफरेंट होती है। यहाँ जेड एक्सिस पर आपको पहला लो बनाना है और दूसरा जो होगा वो इस तरह से होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह से इसकी शेप बनानी है। तो ये शेप है डी जेड स्क्वायर की। अब आप देखिए 5 डी कक्षक आपको दिख रहे हैं और पांचों की आकृति क्या है, अलग अलग है। ये 5 डी कक्षक जो है वो आकृति में अलग होते हैं। इसलिए जब लिगेंड मेटल को अप्रोच करता है, यानी कि मेटल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए उसके पास आने लगता है, तो लिगेंड के पथ में जो ऑर्बिटल आएंगे, इनमें से जो कक्षक लिगेंड के पाथ में आते हैं, रास्ते में आएंगे, वो तो क्या होंगे, ज्यादा प्रतिकर्षित होंगे, और जो लिगेंड के पथ में नहीं आएंगे उनका प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। तो ये जो कक्षक हैं ये भी ऊर्जा स्तर के 2 समुच्चयों में विभाजित हो जाते हैं। एक जिनकी ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी, और दूसरे जिनकी ऊर्जा कम होगी। तो यहाँ पर देखो ये डी कक्षक, क्योंकि देखो आप देखिए डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की बात करें तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस है, यानी कि एक्सिस के बीच में है। देखो ये तो आपको पता ही होगा कि कक्षक का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो नाभिक के चारों ओर किस जगह पर ज्यादा है, उसी को हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा हो उसी को हम क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। नाभिक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा हो। तो यहाँ देखो, अगर आप बात करो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की, तो यहाँ देखो एक्सिस के बीच में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, एक्सिस के बीच में है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है, अक्षों के मध्य होती है। ठीक है, किसमें, इन तीनों में। और अगर आप इनकी बात करो दोनों की, तो इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अक्षों पर ही सबसे ज्यादा होती है। तो देखो ये दोनों टाइप के ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस पर है और इनमें है बिटवीन द एक्सिस। अब सपोज कि लिगेंड एक्सिस पर अप्रोच कर रहा है मेटल से, ठीक है ना, अक्ष की दिशा में आ रहा है, एक्स एक्सिस की दिशा में आ रहा है, वाई एक्सिस की दिशा में आ रहा है, जेड एक्सिस की दिशा में आ रहा है। अगर लिगेंड एक्सिस पर आ रहा है तो क्या होगा कि जो डी कक्षक एक्सिस पर है उनमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और क्योंकि ये लिगेंड के पाथ में नहीं आ रहे हैं
तो इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ प्रतिकर्षण क्या होगा, कम होगा। तो इस तरह से ये जो डी कक्षक है ये दो समुच्चयों में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप इन दोनों समुच्चयों को, जहाँ dx² और y² और dz² आते हैं, इनके लिए हम लिखते हैं Eg सेट। ये कौन सा है, ऊर्जा स्तर का Eg सेट है। और इन तीनों के लिए लिखा जाता है T2g। क्या लिखा जाता है, T2g। मतलब कि ये जो 5 डी कक्षक जिनकी ऊर्जा पहले समान थी, अब ये क्या हो जाते हैं, ऊर्जा स्तर के दो समुच्चयों में विभाजित हो जाते हैं। फर्स्ट है T2g और सेकेंड है Eg। और अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो है उसके अंदर स्ट्रक्चर इस तरह से होती है। देखो एक स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं, ये सपोज मेटल है। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में अष्टफलकीय ज्योमेट्री होती है। इस तरह से लिगेंड जो होते हैं, यहाँ देखिए आप, यहाँ आपको याद रखना है अष्टफलकीय ज्योमेट्री जो है इसमें लिगेंड जो है वो एक्सिस पर आ रहे हैं। मेटल और लिगेंड जो है, लिगेंड मेटल के साथ अक्षों पर अप्रोच कर रहा है, अक्षों पर अप्रोच करता है। तो देखो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में, क्योंकि लिगेंड मेटल से एक्सिस पर अप्रोच करता है, तो एक्सिस पर जो डी कक्षक हैं इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी कि Eg की ऊर्जा बढ़ जाएगी और T2g की ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसको मैं डायग्राम में इस तरह से शो करूंगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से कि पहले डी कक्षक थे, उनकी पांचों की ऊर्जा क्या थी, समान थी, जब तक कि धातु कैसा था, विलगित था। ठीक है, यहाँ पर डी कक्षक पांचों की ऊर्जा क्या है, समान है। फिर जैसे ही लिगेंड अप्रोच करने लगता है, इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और उसके बाद लिगेंड जैसे जैसे पास में आता है, तो यहाँ पर क्योंकि प्रतिकर्षण अलग अलग है, क्योंकि पांचों डी कक्षकों की जो आकृति है वो अलग अलग है, इसीलिए उसकी वजह से ये डी कक्षक जो हैं अब दो सेट में क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। ऊर्जा स्तर के दो समुच्चयों में ये विभाजित हो जाते हैं। उसमें अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करो, तो यहाँ Eg की ऊर्जा जो होती है स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है और T2g की ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये हो गया Eg और ये हो गया T2g, और यहाँ पर ये हो गया इसका एवरेज, औसत जो है। और ये जो औसत ऊर्जा है, मतलब कि ये जो ऊर्जा है यहाँ पर लिगेंड के साथ करने, इसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो यह है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन एनर्जी किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। यहाँ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात कर रही हूँ, यानी अष्टफलकीय संकुल की बात कर रही हूँ। अष्टफलकीय संकुल के लिए, क्योंकि उसको ऑक्टाहेड्रल कहते हैं इंग्लिश में, इसलिए मैंने डेल के पास में क्या लिखा है, ओ लिखा है। तो यहाँ देखिए कुछ दो डी कक्षक हैं जिनकी ऊर्जा बढ़ गई और 3 की क्या हो गई, कम हो गई। तो यहाँ पर इन दो जो ऊर्जा स्तर के समुच्चय हैं, इनके बीच में जो एनर्जी का अंतर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं। तो यह है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के अभिग्रहित।